वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर का नाम फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। टॉपिक हमारा चल रहा है एनर्जी लॉसेज इन पाइप। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक वो था मेजर लॉस इन पाइप फ्लो, रीजन फॉर द मेजर लॉस, फ्रिक्शन, और उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है मेजर लॉस हेड लॉस निकालने के लिए, वो दो फार्मूले मैंने आपको बताए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी उसमें डिस्कस किए थे। उसके बाद आता माइनर लॉसेस। ठीक है, क्योंकि एनर्जी लॉस को हमने दो तरीके से कैटेगराइज किया था, एक मेजर और एक माइनर। तो मेजर लॉस तो ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन होता है और इसको हम डिनोट करते हैं एच एफ से। और इसको निकालने के लिए दो फार्मूला, डार्सीज फार्मूला और चेजिस फार्मूला। डार्सीज फार्मूला में हेड लॉस इस तरह से निकालते हैं, टोटल हेड लॉस है ओवर ए लेंथ ऑफ पाइप। ठीक है, और चेजिस फार्मूला में क्या था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई, ये फार्मूला था। तो आई को अगर निकालना तो वो हमारे पास आई जो होता है वो होता है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप। तो टोटल हेड लॉस निकालना है तो एच एफ विल बी इक्वल टू एल इंटू आई। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स भी किए थे हमने। अब हम आते हैं माइनर लॉसेस पे। माइनर लॉसेस मेनली जो होते हैं वो होते हैं ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेलोसिटी में अगर मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होता है या उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो उसकी वजह से माइनर लॉसेस होते हैं मेनली। और वेलोसिटी में चेंज आने का कारण क्या क्या है? एक तो है सडन एनलार्जमेंट और एक्सपेंशन ऑफ पाइप। ठीक है, यानी कि पाइप का डायमीटर एकदम से चेंज हो जाए। ठीक है, ग्रेजुअली चेंज ना हो गए, ऑल ऑफ सडन चेंज होता है या एनलार्ज हो जाता है, तो उस कारण से। एक सडन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि पाइप का डायमीटर पहले ज्यादा था और एकदम से कम हो जाए। लॉस एट एंट्री ऑफ पाइप, अब टैंक से पाइप के अंदर जब पानी जाता है तो वहां एंट्री जो पाइप की वहां पर भी कुछ लॉसेज होते हैं। इस तरह से जब पाइप से बाहर आ रहा है लिक्विड, वो टैंक दूसरे टैंक में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो उसके एग्जिट पे भी कुछ लॉसेज होंगे। इसके अलावा पाइप के अंदर कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, कोई छोटा पत्थर है या कोई बड़ा आइटम है पाइप के साइज के हिसाब से, तो उसकी वजह से भी एनर्जी लॉस होगा। और क्या कारण हो सकता है माइनर लॉसेस का? अगर पाइप में बैंड है या किसी एंगल पे उसको मोड़ा गया है। ठीक है, और पाइप फिटिंग्स, वेरियस पाइप फिटिंग्स जो हैं वो रीजन बनती हैं माइनर हेड लॉसेस के लिए। तो वन बाय वन हर एक तरह के लॉस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं उनका क्या फार्मूला आता है। जैसे तो माइनर लॉसेस की अगर बात करें, ठीक है, तो उसमें आपको बताना है वेलोसिटी के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में चेंज आने की वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं पाइप में, दीज आर कॉल्ड माइनर लॉसेस। ठीक है, द लॉस ऑफ हेड और एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन इन द पाइप इज नोन एज मेजर लॉस, while the loss of energy due to change in velocity of the flowing fluid in magnitude direction is called minor loss। ठीक है, तो पहला केस ले लेते हैं इसमें माइनर लॉस में। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। ठीक है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। अब इसमें आप देखोगे ध्यान से कि एक पाइप आ रही है, ये पाइप है, यहां ये डायमीटर था उसका पहले, ठीक है, यहां तक। ठीक है, यहां पर मान लो डायमीटर था इसका D1 और यहां तक जो इसकी वेलोसिटी थी वो V1 थी, प्रेशर P1 और एरिया A1 है। अब क्या हुआ कि अचानक जो है यहां पर ऑल ऑफ सडन का मतलब ये, अगर ग्रेजुअली चेंज होता तो ऐसे होता है चेंज, लेकिन इसमें क्या हो रहा, स्टेप में एकदम से चेंज आ गया। तो ऑल ऑफ सडन जो है वो साइज पाइप का चेंज हो गया। तो अब इससे क्या इफेक्ट हुआ क्या, जैसे कि आपने ओरिफिस प्लेट मीटर भी आपने स्टडी किया है कि जब होल से बाहर निकलता है लिक्विड तो थोड़ी दूर आगे जाके वो पूरा डाइवर्स होता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, जब इस छोटे साइज की पाइप से बाहर लिक्विड आ रहा तो एकदम से वो पूरा एरिया ऑक्यूपाई नहीं करेगा, वो कुछ आगे जाके पूरा जो है एरिया को ऑक्यूपाई करेगा। तो बीच में यहां पर जो कुछ खाली स्पेस बच जाता है और कुछ पानी जो है वहीं पर घूमता रह जाता है। ठीक है, तो उसके साथ जो एनर्जी है वो भी वहीं रह जाती है और आगे वो एनर्जी इसलिए यहां पर कम हो रही है। तो इस सेक्शन और इस सेक्शन के बीच में अगर देखें
तो वेलोसिटी में भी फर्क आएगा, ठीक है, और वेलोसिटी हेड में भी फर्क आ जाएगा, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, ठीक है। अब ड्यू टू सडन चेंज इन डायमीटर ऑफ द पाइप द लिक्विड फ्लोइंग फ्रॉम स्मॉलर पाइप इज नॉट एबल टू follow the abrupt change in the boundary, thus the flow separates from the boundary and turbulent eddies are formed as shown in figure 3.2. इनको बोलते हैं turbulent eddies, ठीक है। अब इनकी वजह से जो लॉस हो रहा है उसका फार्मूला क्या आता है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं HE, हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, V1 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर माइनस V2 स्क्वेयर अपॉन 2G। ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, ठीक है। जो लॉस हुआ वो कितना हुआ है, V1 स्क्वेयर माइनस V2 स्क्वेयर अपॉन 2G, ठीक है ना। मान लो वेलोसिटी हेड वहां पर था V1 स्क्वेयर अपॉन 2G और बाद में है वेलोसिटी हेड V2 स्क्वेयर अपॉन 2G, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, V1 स्क्वेयर माइनस V2 स्क्वेयर अपॉन 2G। ये बुक में जो है इसको ठीक कर लेना आप भी अपनी बुक में, ये होल स्क्वेयर नहीं है, ये V1 स्क्वेयर माइनस V2 स्क्वेयर है, ठीक है। तो ये फार्मूला बनेगा। अब आ जाओ लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन। अब दूसरा केस है अचानक डायमीटर या साइज जो है पाइप का कम हो जाए। अब यहां तक पाइप था, एरिया ये है, ये डायमीटर है, एकदम से फिर उसके बाद ये बार डायमीटर हो गया, ठीक है। अब यहां पर भी कुछ वेलोसिटी है, यहां पर भी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। अब एक दो सेक्शंस के बीच में आप देखोगे, एक सेक्शन हमने ये ले लिया। अब आपको फिर ओरिफिस प्लेट मीटर का ध्यान दिलाता हूं। जब कन्वर्ज होता है पानी, अगर होल में जा रहा है तो उससे कुछ पहले ही वो कन्वर्ज होना शुरू हो जाता है, ये जैसे ये हो रहा है, तो यहां पर भी कुछ खाली स्पेस बच जाता है, ठीक है ना। बड़े साइज से छोटे साइज में भी जब एंटर करता है वहां भी कुछ स्पेस बचता है, और आने के बाद उसका डायमीटर एक बार मिनिमम भी हो जाता है, फिर जाके वो अगले साइज में फिल होता है। तो ये वाला जो एरिया है, तो यहां भी लिक्विड ट्रैप हो जाता है, वो यहीं घूमता रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो लिक्विड ट्रैप हुआ, ठीक है, उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है उसको हम बोलते हैं लॉस ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या आता है, ये इसमें V2 क्या है, वेलोसिटी एट सेक्शन 2, यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो मेजर करेंगे, तो उसको K से मल्टीप्लाई कर दें, तो K की वैल्यू कहां से आएगी, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और नॉर्मली इसकी वैल्यू 0.62 होती है, तो K की वैल्यू है 1/c माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये K एक फैक्टर है जिससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, K की वैल्यू 0.375, तो यही याद कर लेना आप। तो सीधा फार्मूला जो आपको याद रखना है इसका, वो ये रखना है, ठीक है। ये इसी से बना है, या तो आप ये फार्मूला लिख देना और K की वैल्यू बाद में ये बता दो, या यही फार्मूला आप बता सकते हो, ठीक है। लेकिन जो, ठीक है, ये फार्मूला एक्चुअल में, और K की वैल्यू जो हमारी अप्रोक्सीमेट ये आ जाती है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और ज्यादा इसको राउंड ऑफ करने के लिए, और CC की वैल्यू नहीं दी है, तो हम 0.5 ले लेते हैं यहां पर, ये फार्मूला, ठीक है। अगर तो CC की वैल्यू दी है तब तो ये आएगा, ठीक है, 0.62 ली है, या K की वैल्यू दे रखी है तो ये लेना है, अदरवाइज हमें एज्यूम करना तो ये वाला ले लेना 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G। तो मेनली आप यही मान के चलो, अगर K की वैल्यू नहीं दी तो, ठीक है। आप लिख सकते हो हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इन ए पाइप इज इक्वल टू K V2 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली K इज 0.5 एंड राइट ऑन दिस, ठीक है। अब आ गया एंट्रेंस ऑफ पाइप पे। अब पाइप की एंट्रेंस, अब बड़े टैंक से, ठीक है, अब बड़ा टैंक है ये, ठीक है, और यहां पर जो है पाइप लगा रखी है। अब ये जो एंट्री है यहां पर, अब ये वही केस बन जाता है सडन कंट्रैक्शन वाला, ठीक है ना।
तो यहां पर जो लॉस हुआ इसी तरह से यहां पर भी वो लॉस हो जाएगा। तो सेम फार्मूला फिर यहां आ जाता है। तो वेलोसिटी इसमें, क्योंकि टैंक के अंदर तो वेलोसिटी 0 है, तो पाइप के अंदर जो वेलोसिटी वो ले ली। यहां पर तो V2 इसलिए नहीं रहा कि 2 सेक्शन थे, बड़ा डायमीटर छोटा डायमीटर, ठीक है। लेकिन टैंक के केस में अंदर की V1 जो है वो 0 ही होती है, तो ठीक एक ही वेलोसिटी आएगी, वो V2 की जगह V ले लिया, ठीक है। अब एग्जिट ऑफ पाइप पे, अब पाइप का एग्जिट क्या, मान लो ये पाइप जा रही है और यहां टैंक है। अब ये भी वो केस नहीं हो गया जो सडन एक्सपेंशन वाला है, ठीक है ना। तो यही केस बन जाता सडन एक्सपेंशन का, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा कि टैंक के अंदर वेलोसिटी 0 है, यानी कि V2 0 इसमें, तो जो पाइप के अंदर की वेलोसिटी इसी को हमने V ले लिया और V² अपॉन 2G, ये फार्मूला हो गया। अब लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप, अब ये थोड़ा सा समझने की चीज है। अगर पाइप के अंदर कोई ऑब्स्टेकल है तो उस केस में क्या हम निकालें, कितनी वेलोसिटी लॉस हो जाएगा वहां पे। तो मान लो सेक्शन 1 यहां पे ले लिया, ऑब्स्टेकल है जहां पर, और एक सेक्शन ले लिया उससे कुछ डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब ये केस क्या बन रहा है, अब यहां पर जो वेलोसिटी थी, अब इसका एरिया तो ये था, यहां से यहां तक ये डायमीटर मिल रहा था पाइप का, या ये एरिया था। अब यहां पर अचानक कम हो रहा है एरिया, तो इतने हिस्से में तो कौन सा केस बन जाएगा, वो सडन कंट्रैक्शन वाला। उसके बाद फिर ये दोबारा वापस उतने ही एरिया में आ रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा वो सडन एक्सपेंशन का। तो दोनों का कॉम्बिनेशन सा हो जाता है वो, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या है, ऑब्स्टेकल का, एरिया का कम ज्यादा उतना ही होगा। तो सारा एक्सपेरिमेंटली जो एक निकाला हुआ है फार्मूला, वो ये फार्मूला है, ठीक है। वेलोसिटी जो है पाइप की, ऑब्स्टेकल से आगे पीछे वो, और एरिया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन डिवाइडेड बाय A माइनस A, ये पाइप का एरिया, ये ऑब्स्टेकल का मैक्सिमम एरिया, यहां पर मैक्सिमम होती, यहां का एरिया ले लिया, ठीक है। ऑब्स्टेकल किसी भी साइज का हो सकता है, मान लो इस टाइप का भी ऑब्स्टेकल है, तो उसका जो मैक्सिमम एरिया जो कवर हो रहा है तो हमने वो लेना है, वेलोसिटी होगी ये। तो आपको ये फार्मूला याद करना है इस केस में, और इसमें क्या क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। अब है बेंड ऑफ और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाइप। तो बेंड का मतलब क्या है, मान लो पाइप सीधी जा रही है, अब उसको हमने मोड़ दिया। अब जो लिक्विड जा रहा है और उसकी डायरेक्ट टेंडेंसी थी सीधा जाने की, लेकिन वो सीधा आगे रुक गया, तो टकरा के फिर वो, तो यहां पर जब इसने ये मोड़ लिया है, यहां से जब टर्न लिया, तो यहां पर कुछ एनर्जी लॉस होगा जब सामने उसको डायरेक्ट उससे टकराता। तो उसका फार्मूला क्या आ जाता है, तो ये भी क्या है, अब एकदम से जब डायरेक्शन चेंज होगी इसकी, तो सेपरेट हो जाता है बाउंड्री से कुछ लिक्विड, ठीक है ना, यहां से सेपरेट होएगा और एडीज यहां पे बन जाएंगी। अगर मैं लार्ज करके बताऊं तो ये इस टाइप से, तो यहां पर जो है खाली स्पेस बच जाएगा जब टकरा के इसमें जाएगा। तो उस केस में ये फार्मूला आ जाता है KV² अपॉन 2G। अब K क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ बेंड, ये डिपेंड करेगा कि एंगल कितने एंगल पे बेंड हुआ है, ठीक है। तो एंगल ऑफ बेंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंड एंड डायमीटर ऑफ पाइप, 3 चीजों पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। अब कोई पाइप इस तरह से बेंड हुई है, कोई ऐसे बेंड हुई 90 डिग्री भी हो सकती है, और दूसरा जो कर्वेचर है कोई लंबा रेडियस में हो रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर है, ये 3 फैक्टर है, एंगल ऑफ बेंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड और डायमीटर ऑफ पाइप। तो उसके ऊपर K की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो ये फार्मूला आप देखोगे सेम ही है जो कि हमने सडन कंट्रैक्शन में लिया था, लेकिन इसमें K की वैल्यू कहीं और से आती है और इसमें बैंड की वजह से आ रही है। अब पाइप फिटिंग्स का फार्मूला, अगर मान लो एक पाइप जा रही है, उसमें बीच में निप्पल लगा दिया, कहीं पे जॉइंट बनाया है, या टी जॉइंट बना दिया कहीं पर, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो फिटिंग्स लगती है, तो वहां भी कुछ ना कुछ लॉस जरूर होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी कुछ ना कुछ सडन चेंज आ रहा है साइज में कहीं ना कहीं। तो उसका फार्मूला है ये भी वही फार्मूला हो गया, KV² अपॉन 2G। तो ये वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट है, K भी एक कोफिशिएंट है, ये डिपेंड करता है पाइप फिटिंग पे। तो हमारे पास जो डाटा बुक होती है उसमें तो हमारे को K की वैल्यू पाइप फिटिंग्स के हिसाब से मिल जाती है। तो ये माइनर लॉसेस थे, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल आते हैं बहुत सिंपल, और
अगर हम एक न्यूमेरिकल देखें जिसमें मेजर और माइनर लॉस दोनों ही हो तो हम इसे कैसे निकाल लेंगे। अब ये एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में क्या दिया बच्चों, ये बताया कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप लाइन है जिसकी लेंथ है 40 मीटर, 40 मीटर लॉन्ग, इज कनेक्टेड टू ए वाटर टैंक एट वन एंड, ठीक है, एंड डिस्चार्जेस फ्रीली इनटू एटमॉस्फेयर एट द अदर एंड। एक किसने बताया कि एक पाइप 40 मीटर लंबी है जो कि एक पानी के टैंक से जुड़ी हुई है एक तरफ, और दूसरा एंड जो वो एटमॉस्फेयर में ओपन है, वहां डिस्चार्ज हो रहा है पानी। और क्या बता रहा है कि फॉर द फर्स्ट 25 मीटर ऑफ इट्स लेंथ, पहले 25 मीटर की लेंथ जो उसकी, उसका डायमीटर है 150 मिलीमीटर। उसके बाद 150 मिलीमीटर डाया एकदम से 300 मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है 25 मीटर के बाद, सडन इनलार्जमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक इज 8 मीटर। जो टैंक है पानी का जिससे पाइप जुड़ी हुई है उसमें जो पानी की हाइट है वो 8 मीटर है। कहां से? पाइप के सेंटर से। अब क्या है कि सभी लॉसेस को कंसिडर करके कहता है कि पहले तो बताओ कि रेट ऑफ फ्लो है क्या, दूसरा ये बताओ कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन आपको ड्रॉ करनी है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया इसके लिए दोनों सेक्शंस के लिए 0.01 दिया है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट के हिसाब से ये आना चाहिए कि हम उसके हिसाब से डायग्राम बना सकते हैं क्या, उससे हमारे को आसान हो जाता है आगे सोल्व करने में। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक तो टैंक बताया तो टैंक बना ही सकते हैं उसमें, है ना। तो ये हो गया मान लो टैंक, और इसमें हॉरिजॉन्टल पाइप जोड़ी हुई है, यानी कि यहां से एक पाइप ऐसे गई हुई है, ठीक है, और उस पाइप का जो है कुछ दूरी के बाद वो डायमीटर एकदम से चेंज हो जाता है, डबल हो जाता है ऑलमोस्ट इस टाइप से, और जो एंड है वो एटमॉस्फेयर में ओपन है, ठीक है। तो यहां से पानी ओपन एटमॉस्फेयर में आ रहा है। अब जो और इंफॉर्मेशन जो दी है, ये मान लो पाइप 1 है, ये पाइप 2 हो गई, ठीक है, और ये टैंक हो गया जिसमें से पानी जा रहा है। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है, एक तो टोटल जो लेंथ दी है, मान लो ये है L, ये दी है 40 मीटर, L इज द लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ पाइप 40 मीटर, ठीक है। दूसरा दिया है कि पहले 25 मीटर तक टैंक से, यानी कि यहां से यहां तक मान लो L1 है, इसकी लेंथ दी है 25 मीटर, पहले 25 मीटर। तो डायमीटर कितना दिया है D1, यानी कि इसको मैं D1 लिख दूं, अगर इसका डायमीटर D1 है तो वो कितना दिया है 150 मिलीमीटर, यानी कि 0.15 मीटर। उसके बाद वाला हिस्सा कितना बचा 15, यानी उसको बोल दूं मैं L2, ये मान लो 15 है मीटर, तो L2 15 ही बचा, फिर टोटल 40 है तो। और उसका डायमीटर कितना दिया है 300 mm, 0.3 मीटर, ठीक है। और पानी की हाइट कितनी है पाइप के सेंटर से, मान लो ये पाइप का सेंटर है तो इससे हाइट जो पानी की है टैंक के अंदर वो है h, ठीक है, ये दी है h। तो h इज द हाइट ऑफ वाटर इन द टैंक अबव सेंटर लाइन ऑफ पाइप, तो h कितना दिया है 8 मीटर, ठीक है ना। तो जितने भी डाटा दिया है स्टेटमेंट में वो सारा हमने इस तरह से नोट कर लेना है। अब क्या कह रहा है कि सभी लॉसेस को कंसिडर करो और निकालना हमने रेट ऑफ फ्लो, यानी कि डिस्चार्ज, और दूसरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बनानी है और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन बनानी है, और एफ जो दिया 0.01 दिया है दोनों सेक्शंस के लिए। तो ये हमारे को गिवन डाटा है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हमें रेट ऑफ फ्लो निकालना है तो सबसे पहले हम चलते हैं रेट ऑफ फ्लो क्यू। तो अब हमें तो पता है कि क्यू का फार्मूला जो है वो क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना।
तो अगर हमारे पास एरिया हो पाइप का और वेलोसिटी हो तो हम रेट ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं। चाहे इस पाइप का एरिया मिल जाए, इसमें वेलोसिटी मिल जाए, या इसका एरिया मिल जाए और इसकी वेलोसिटी मिल जाए, तो रेट ऑफ फ्लो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू किसके बराबर होगा, A1 V1 मिल जाए या A2 V2 मिल जाए। क्या हमारे पास A1 है, A1 निकाल सकते हैं हम D1 से, बिल्कुल है। क्या V1 है, V1 हमारे पास नहीं है। A2 निकाल सकते हैं, हाँ A2 निकाल सकते हैं। क्या V2 है, नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, A1 V1 अगर हमें चाहिए या A2 V2 चाहिए तो हमारे को वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी किसी एक सेक्शन की। ठीक है, तो वेलोसिटी कहां से आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे कि अप्लाई करते हैं हम बर्नौलीज थ्योरम। इस पाइप और इस पाइप के बीच में कोई दो सेक्शन ले लेते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से क्योंकि देखो हमें ये वो चीज ढूंढनी पड़ती है जिसमें जो चीज हमें चाहिए वो उसमें इस्तेमाल हो रही हो। ठीक है ना। अब बर्नौलीज थ्योरम ऐसी है जिसमें वेलोसिटी का जिक्र है। ठीक है ना। तो अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम कहां अप्लाई करेंगे हम, वाटर टैंक की इस सरफेस के बीच में। ठीक है, और दूसरा यहां पर दो पॉइंट ले लेंगे, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, अब बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं इसमें। तो यहां पर टोटल एनर्जी कितनी है, मान लो यहां पर H1 है टोटल हेड और यहां पर है H2। H1 किसके बराबर होगा, यहां पर अगर H1 करें तो होना चाहिए P1/W प्लस V1² 2G प्लस Z1। ठीक है, तो यहां पर P1/W क्या है, यहां पर तो जीरो हो जाए क्योंकि इसके ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये जीरो हो गया। वेलोसिटी भी यहां पर जीरो क्योंकि यहां पर कोई वेलोसिटी नहीं है, ये भी जीरो है। ठीक है, अब बच गया, अगर इस सेंटर लाइन को हम डेटम लाइन मान लें, इसी को हम डेटम लाइन मान ली, तो Z1 कितना हो जाएगा, वो H के बराबर हो जाएगा, वो हो गया 8। तो H1 की वैल्यू हो जाएगी 8। अब यहां पर टोटल हेड H2 है मान लो, तो H2 किसके बराबर होगा, P2/W प्लस V2² 2G प्लस Z2। अब इस केस में P2/W क्या हुआ, अब इसके ऊपर तो प्रेशर हेड कुछ है नहीं क्योंकि इसके ऊपर लिक्विड का कोई कॉलम नहीं है, तो ये भी जीरो हो गया। वेलोसिटी है, वेलोसिटी मान लो V2 है तो V2² 2G, उसकी वैल्यू हमें अभी नहीं पता। प्लस में Z, अब हमने सेंटर लाइन को डेटम लाइन ले ली तो Z भी इसकी Z2 भी जीरो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या है कि ये जो चीज है ये किसके बराबर है, V2² 2G के बराबर। यही होना चाहिए ना। तो इसके हिसाब से जो सेक्शन 1 जो लिया, पॉइंट 1 लिया, वहां पर 8 मीटर है तो वो V2² 2G के बराबर आ रहा है। लेकिन जो हमने इक्वेशन यूज की है बर्नौलीज थ्योरम की, वो हमने आइडियल सिचुएशन में यूज होती है। अब इसमें कहा कि सभी लॉसेस को भी आप कंसिडर करो। ठीक है ना, यानी कि P1/W प्लस V1² 2G प्लस Z1 शुड बी इक्वल टू V2² 2G प्लस Z2 प्लस लॉसेस। लॉसेस भी हमें देखने हैं तभी जाके इसके बराबर आएगा वो। तो ये चीज जो है वो आइडियल कंडीशन के लिए तो ठीक है, लेकिन अब जो केस है उसमें हमें लॉसेस भी लेना है। तो V8 किसके बराबर जाए, V2² 2G प्लस लॉसेस। ठीक है ना। अब लॉसेस कौन कौन से हैं, ठीक है, या मैं लिख दू इसको V2² 2G इज इक्वल टू 8 माइनस लॉसेस।
अब लॉसेज कौन कौन से हैं, अब लॉसेज देख लेते हैं। अब उस पाइप में जो हमने डायग्राम बनाया, लॉसेज कौन कौन से होंगे, जैसे कि हमने बताया अब ये पाइप में एंटर करा तो एंट्री लॉस हो जाएंगे, इसको हम बोल देते हैं HI। ये किसके बराबर होगा, अभी हमने जो डिस्कस किया था वो होना चाहिए 0.5 V1 स्क्वायर अपॉन 2G, यानी V1 इस पाइप में जो वेलोसिटी है वो, ठीक है ना। सपोज इसमें V1 जो है वेलोसिटी इन पाइप 1 एंड V2 इन वेलोसिटी इन पाइप 2। तो ये V1, अब हमारे पास V1 भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सारी वेलोसिटीज को V2 की फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, अब एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगा लेते हैं हम, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो V1 किसके बराबर है, A2 अपॉन A1 इंटू V2। A2 अपॉन A1 का जो डायमीटर का रेशियो वो हाफ है और स्क्वायर में हो जाएगा तो वो 4V2 के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है ना। एरिया अगर हम निकालने उससे π/4 D1 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर अपॉन π/4 D1 स्क्वायर करेंगे तो बाकी चीज तो कट जाएंगे, तो D2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा और D1 का स्क्वायर, वो 150 नीचे है 300 ऊपर है, वो कुल मिलाकर घटा के 4 आ जाएगा, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू 4V2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बाद में V2 की फॉर्म में कर लेंगे। इसी तरह से अगला जो लॉस है HF1, अब इतनी लेंथ में जो है, इतनी सी लेंथ में कुछ फ्रिक्शन लॉस होंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा 4FLV1 स्क्वायर अपॉन 2GD। डायमीटर है हमारे पास, वेलोसिटी भी है, लेंथ भी है 25 मीटर, वेलोसिटी V2 की फॉर्म में होगी, ठीक है। अब इसमें हम वेलोसिटी हमारे पास नहीं तो V1 की ही फॉर्म में ले आएंगे इस फार्मूले को, ठीक है। अब उसके बाद सडन एनलार्जमेंट है, इसका फार्मूला क्या होगा वो आपको बताया था, V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो सडन एनलार्जमेंट का जो है तो ये भी आ जाएगा फार्मूला। इसी तरह से आगे जो है HF2, अब इतनी लेंथ जो है पाइप की उसमें भी तो फ्रिक्शनल लॉस है HF2, फिर हो जाएगा 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD2 आ जाएगा यहाँ पे GD2। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास आ जाएंगे। अब क्योंकि अब V1 भी नहीं है तो V2 की फॉर्म में सारी चीजें ले आएंगे, तो V1 जो है वो 4V2 के बराबर है, तो जहां भी V1 लिखे वहां पे 4V2 लिख देंगे। तो कुल मिला के क्या होगा कि तो HI हमारा आ जाएगा V2 की फॉर्म में कितना आ जाएगा 8V2 स्क्वायर अपॉन 2G। सिमिलरली ये भी निकाल लेना, ये भी निकाल लेना, ये भी निकाल लेना। अब जो ये चीज थी लॉसेज, इनकी जगह पर ये सारे के सारे जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास V2 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू 8 माइनस HI, ठीक है, प्लस HF1 प्लस HE प्लस HF2, ये सारे के सारे जितने भी आएंगे V2 की फॉर्म में वो लिख देंगे। और तो V2 की टर्म सारी इधर आ जाएंगी, ठीक है। तो V2 की जो वैल्यू आएगी इससे कैलकुलेट करके हमारे पास वहां आ जाएगी 1.11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है V2 की इनसे आ जाएगी। अब V2 आ गई, A2 भी है, तो Q इज इक्वल टू A2 इंटू V2। तो इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना। अब कह रहा है कि EGL और HGL ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये आप इस तरह से कर लेना। तो न्यूमेरिकल इसमें इस तरह से दिया हुआ जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। ये सारा हमने कर लिया। अब EGL और HGL ये कैसे ड्रॉ करेंगे। अब टैंक जो बनाया हमने उस पर हमने लाइन ड्रॉ करनी है, तो HGL के लिए हमें पीजोमेट्रिक हेड चाहिए, हर एक उस पर पीजोमेट्रिक हेड चाहिए, या इन पॉइंट्स के बीच में जो हेड लॉस हो रहा है वो हम मार्क कर लेंगे। जैसे HI है, HI जो है वो यहां से यहां तक है, ठीक है। वो वैल्यू निकाल ली हमने 0.5 मीटर।
तो इसको लिख लिया 0.5 मीटर। उसके बाद HF1 है वो 6.7 मीटर आ गया। अब क्योंकि V2 की वैल्यू मिल गई ना हमें, तो सब में वैल्यूज रखे हमने, सारे के सारे लॉसेज निकाल लिए। अब जितना ये आया था उसमें 6.7 और कम कर दिया, तो ये पॉइंट मिल गया, तो इनको हमने मिला दिया, तो ये टोटल एनर्जी लाइन पाइप 1 के लिए आ गया। उसके बाद फिर सडन एनलार्जमेंट का लॉस है वो 0.56 मीटर है, तो इसको थोड़ा नीचे ले आए 0.56 मीटर HE। उसके बाद ये पॉइंट मिला। उसके बाद HF2 है, तो ये HF2 जो है वो इतना है, कितना 0.126 मीटर वो है, तो ये पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो मिला दिया ऐसे। तो ये आ गई हमारी एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। HGL क्या आएगी, जो वेलोसिटी का डिफरेंस है उतना ही नीचे ये लाइन आ जाएगी। तो इस पाइप में कितनी वेलोसिटी V1 निकाल लेंगे, तो V1 स्क्वायर अपॉन 2G का डिफरेंस यहाँ रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, और इसमें जो रहेगा V2 स्क्वायर अपॉन 2G का डिफरेंस रहेगा दोनों पाइप के बीच। तो ये HGL यहाँ ड्रॉ हो जाएगी। तो इसमें प्रोसीजर भी दे रखा है ये, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने करनी है, ये न्यूमेरिकल करोगे तो सारा इसका जो है एनर्जी लॉस का कंप्लीट हो जाएगा। HGL और टोटल एनर्जी लाइन भी आपको ड्रॉ करनी आ जाएंगी। एक फेनोमिना होता है पाइप्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं वाटर हैमर। अब अगला जो टॉपिक कर रहे हैं हम वाटर हैमर का कर रहे हैं। तो वो क्या चीज होती है, वाटर हैमर क्या है? बच्चों, एक इफेक्ट होता है पाइप फ्लो में जिसको हम बोलते हैं वाटर हैमर, ठीक है। तो वाटर हैमर क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। एक तो ये नाम देख लो, वाटर हैमर। वाटर का मतलब पानी, हैमर का मतलब आप जानते हो हथौड़ा, यानी कि पानी का हथौड़ा। क्या पानी हथौड़ा मार सकता है? ये हथौड़े की तरह काम कर सकता है? चलो आपको समझाते हैं। मान लो ये एक डैम है, उस डैम में बहुत हाइट तक पानी इकट्ठा किया हुआ उसके पीछे, और उस पानी को ऊपर से बहुत हाइट से फिर हम नीचे लेके आते हैं थ्रू पेनस्टॉक, यानी कि बड़ी बड़ी पाइप, और वो पानी जाता है टरबाइंस में, जहाँ पर वो एक व्हील को रोटेट करता है, उससे हम बिजली बनाते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स जहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर इस तरह का अरेंजमेंट होता है। अब ये मान के चलो कि जब डैम है उस पर जो पानी की हाइट है, जितनी हाइट से पानी आ रहा है, अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ उसको, तो वो समझ लो कि 30 मीटर से लेके 1000 मीटर तक की हाइट तक पानी होता है, ठीक है। अब वो इतनी हाइट से पानी जब नीचे आएगा तो वो सारे का सारा जो प्रेशर हेड है या टेंशन हेड है वो काइनेटिक हेड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक हेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी स्पीड समझ लो कि आप कितनी हो जाएगी, ठीक है। उसकी स्पीड जो है 3 से 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इतनी हाई वेलोसिटी के साथ इसके अंदर पाइप फ्लो कर रहा है, और इस पाइप का डायमीटर भी आप समझ लो कि 20-25 फुट डाया होता है। 20-25 फुट डाया का पाइप हो और इतनी वेलोसिटी के साथ लिक्विड जा रहा हो, और आप ये भी समझ लो कि इतने कई किलोमीटर लंबी पाइप होती है ये, तो इसके अंदर कितना लिक्विड हो, कितना ज़्यादा मास होगा उसके अंदर, समझ रहे हो। तो इतना बड़ा मास लिक्विड का इस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो उसका मोमेंटम आप देख लो कितना हो गया, m/v, ठीक है। तो मोमेंटम कितना ज़्यादा हो जाएगा, और उसके अंदर एनर्जी कितनी होगी, वो भी कई हजार जूल्स हो जाएगी अगर हम कैलकुलेट करें। तो कुल मिला के ये कि mv, इसकी वेलोसिटी मान लो v है ये, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, उसका मास निकालने अगर हम इसमें, तो बहुत ज़्यादा इसका मोमेंटम होगा, और उस मोमेंटम के साथ ही ये टरबाइन में जाता है, और जब इस पर टकराता है व्हील पे, तो उस व्हील को बहुत स्पीड से घुमा देता है उसी एनर्जी की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है। मान लो कोई ऑपरेटर है जिसका काम है उसको पानी के फ्लो को कम या ज़्यादा करना, और वो गलती से इस वाल्व को बहुत जल्दी से बंद कर दे, ऑल ऑफ सडन, तो क्या होगा। तो पहले मोमेंटम mv था, ठीक है, तो हम m1v1 कर दें। बाद में मान लो मोमेंटम हो गया m2v2। मोमेंटम का मतलब क्या है कि v2 तो जीरो ही कर दे जब अचानक बंद कर दिया बिना टाइम के, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है,
ठीक है। तो इतनी जल्दी अगर मोमेंटम चेंज होगा, विद इन ए सेकेंड उसने अगर बंद कर दिया है, तो आप देखो कि फोर्स कितना जनरेट होगा। तो वो फोर्स कहाँ लगेगा? अब वाल्व बंद हो गया तो यहां पर एकदम से बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। उसकी वजह से जो प्रेशर इंटेंसिटी क्रिएट होगी बहुत ज़्यादा होगी। तो अब उसके पास ना आगे जाने की, उस प्रेशर इंटेंसिटी को बियर कौन करेगा? कुछ तो शॉक वेव की फॉर्म में वापस जाएंगी शॉक वेव उसकी, और कुछ जो पाइप को खोलने की कोशिश करने की, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ऑल ऑफ सडन जो फोर्स लग रहा है चेंज इन मोमेंटम की वजह से, मोमेंटम जीरो होने की वजह से फ्लोइंग लिक्विड का, उसको हम बोलते हैं वाटर हैमर। तो आप ये समझ लो कि आप साइकिल पे जा रहे हो, पूरी वेलोसिटी है, और अचानक आपके सामने कोई बड़ा सा दीवार खड़ी कर दे, तो आपके साथ क्या होगा? आप हथौड़े की तरह टकराओगे उस दीवार से। या आपको पहले से दिख जाए कि भी कुछ आगे है, तो आप धीरे धीरे स्पीड कम करोगे, उसमें आपको नहीं लगेगा। तो वाल्व की क्लोजर की जो स्पीड है उस पर डिपेंड करता है ये वाटर हैमर का इफेक्ट। अगर तो अचानक बंद करेंगे तो वाटर हैमर इफेक्ट आएगा, अगर नहीं धीरे धीरे करेंगे तो नहीं आएगा। तो इसको मैं कैसे डिफाइन करेंगे वाटर हैमर को? इसको डिफाइन करते हैं द सडन राइज इन प्रेशर, द सडन राइज इन प्रेशर of water in the pipeline due to sudden closure of valve is known as water hammer, यानी कि पानी का हथौड़ा, और हैमर ब्लो, ठीक है। तो हमारे हथौड़े का जो प्रिंसिपल है वर्किंग, वो भी यही है, उसके हम ऊपर से नीचे तक लेके आते हैं, उसमें वेलोसिटी आती है, मोमेंटम बनता है, और अचानक जब किसी चीज़ पर टकरे मोमेंटम जीरो हो जाता है, तो वो फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो पानी को भी रोकेंगे तो वो भी हथौड़े की तरह ही काम करेगा, ठीक है। अब इसकी वजह से जो रुका है, प्रेशर इंटेंसिटी क्रिएट हुई, अब उसके पास क्या रास्ता है? पाइप को ऊपर लगाएगा फोर्स, सारा का सारा पाइप पे ना लगे, कुछ बैकवर्ड ट्रेवल करता है। वेव्स जो पैदा होंगी वो बैकवर्ड ट्रेवल करेंगी। तो वेव्स पीछे की तरफ जा रही हैं, तो जाते जाते एक अजीब सी आवाज़ होती है, जैसे कोई नॉक कर रहा है, ठीक है, थर्डिंग की आवाज़, ठीक है, जैसे उसके अंदर बहुत धम 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 इस टाइप से चीज़ हो रही है। तो वो आवाज़ जो है उसको हम बोलते हैं नॉकिंग। तो ये भी एक इफेक्ट है। व्हाट इज नॉकिंग, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या डिफाइन करेंगे नॉकिंग को? नॉकिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? द नॉइज दैट ऑकर्स, द नॉइज दैट ऑकर्स ड्यू टू द ट्रेवल of the pressure wave backward into the pipeline is known as knocking, यानी कि खटखटाना दरवाजा से, तो उसमें से ऐसी आवाज आती है। ठीक है बच्चों। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? ठीक है, अब ये देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर वाटर हैमर क्रिएट हो रहा है। तो एक तो चीज आपको समझ में आई गई, ठीक है, इफेक्ट ऑफ वाटर हैमर। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि अगर पाइप का मटेरियल कमजोर है, ठीक है, तो वो उसका क्या हाल होगा। तो जो इफेक्ट्स हैं वाटर हैमर के वो हो सकते हैं, नंबर 1 डैमेज टू पाइप्स, जो जिस पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है वो उसको डैमेज करना, उसकी जो फिटिंग्स हैं उनको
तोड़ना या वाल्व को ही तोड़ देना, या कोई भी उसके साथ कनेक्टेड इक्विपमेंट है उसको भी वो नुकसान पहुंचा सकता है, उसके अंदर लीकेज आ सकती है और वो जो पूरा सिस्टम है हमारा वो सारा का सारा उसकी लाइफ कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है, ब्रस्टिंग ऑफ पाइप्स, यानी कि पाइप ही फट जाए। आप ये सोचो कि 25 फुट डाया की अगर पाइप फट जाए, उसके अंदर इतना पानी होगा तो उससे कितना नुकसान हो सकता है। तो ब्रस्टिंग ऑफ पाइप्स कैन ऑकर इफ द प्रेशर इज हाई इनफ। और वाटर हैमर कैन हैव डेवास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ पंपिंग सिस्टम, यानी कि मान लो हम कहीं पंप से हमने पानी सप्लाई कर रहे हैं आगे, उस हाई प्रेशर क्रिएट करके, और जहां पर पानी पहुंच रहा है वो वहां पर अचानक से वो बंद हो जाए वाल्व, तो पंप तो अपना काम कर रहा है, उसने तो हाई प्रेशर से भेजा और वो हाई प्रेशर का मतलब वो पाइप में हाई वेलोसिटी के साथ लिक्विड जा रहा है और वो एकदम से रोक दिया, तो उस वेलोसिटी जीरो होने से उल्टा प्रेशर राइज हो जाएगा और वो वापस जो शॉक वेव है वापस पंप तक आ जाएगी और पंप जो है वो पूरी तरह से सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। तो ये क्या है कि इफेक्ट्स हैं पाइप के वाटर हैमर के। तो कुछ इमेजेस भी आप नेट पे भी देख सकते हो, आपको दिखाता हूं मैं। तो ये देखिए किस तरह से पाइप फट गई है, लीकेज हो रहा है। तो इंडस्ट्री में तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, मान लो स्टीम भी है साथ में उसके, तो वो भी नुकसान कर सकती है। और डैम्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। तब इसका जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी प्रेशराइज कितना होगा। ठीक है, कितना राइज होगा प्रेशर, वो कितने कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसका नुकसान करने का भी चांस ज़्यादा हो जाता है। पहली बात तो है स्पीड एट विच द वाल्व इज क्लोज्ड। ठीक है, किस स्पीड पे किया है या कितनी देर में उसको वाल्व को क्लोज किया है, इस पर बहुत डिपेंड करता है। वही बात मैंने आपको बताई थी, आप हाई वेलोसिटी के साथ साइकिल चला रहे हो, अगर सामने आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है तो आप उससे टकराने से बचने के लिए धीरे धीरे ब्रेक लगाना शुरू करते हो, ना कि एकदम से ब्रेक लगा रहे हो अगर पहले से आपको नज़र आ जाए। तो इसलिए वो इसलिए करते हैं ताकि जो आपका मोमेंटम है वो धीरे ग्रेजुअली कम हो, अगर एकदम से लगाओगे तो उससे नुकसान होता है। तो इसी तरह से अगर वाल्व को हमने सडनली क्लोज किया तो वो हाई प्रेशर होगा ही होगा। दूसरी है वेलोसिटी, जो लिक्विड की है वो कंट्रोल में होनी चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी जो पाइप की है वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा ना हो। ठीक है, एक वो कंट्रोल रखना। इसकी वजह से अगर वेलोसिटी अचानक बढ़ा दी हमने तो वाल्व के जो वाल्व ऑपरेट कर रहा है उसको नहीं पता कितनी वेलोसिटी से पानी आ रहा है, मान लो जो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा हो गया है तो वो तो अपने हिसाब से उसको क्लोज करेगा, लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से फिर वो हैमर इफेक्ट आ जाएगा। एक है लेंथ ऑफ पाइप, अगर छोटी लेंथ है तो उसका अलग असर होगा। ठीक है, तो लेंथ अगर ज़्यादा है पाइप की तो शॉक वेव ट्रैवल करने में और इफेक्ट रिड्यूस होने में टाइम मिल जाए उसके लिए। अगर छोटी लेंथ में अगर ये इफेक्ट हो तो ज़्यादा नुकसान होगा। और जो पाइप का मटेरियल है उसका भी इफेक्ट होता है, भी उसका नुकसान कितना हो रहा है। ठीक है, तो अगर इलास्टिक मटेरियल है तो जो प्रेशराइज हुआ तो उसको वो स्ट्रेनिंग इफेक्ट में एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, यानी कि वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी पाइप एक बार तो एनर्जी वहाँ लॉस्ट हो जाती है। एक होता है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड कितनी है, तो लिक्विड्स तो मोस्टली इनकम्प्रेसिबल ही मानते हैं, तो लेकिन बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे कुछ अगर उसमें कंप्रेसिबिलिटी है तो उसका इफेक्ट कम होगा। अगर बिल्कुल ही इनकम्प्रेसिबल है जैसे पानी तो उसका इफेक्ट जो है ज़्यादा होता है, प्रेशर राइज ज़्यादा होगा। तो इसको दूर कैसे करें, कैसे रोकें अगर वाटर हैमर ना क्रिएट हो। तो एक तो जो वाल्व की स्पीड है, सबसे पहले तो वो देखो कि उसकी स्पीड को हमने कंट्रोल करना है, कितनी स्पीड से उसको हम कम बंद करेंगे। यानी कि मान लो टी टाइम है उसको बंद करने का, सुटेबल टाइम टी है, भी इतनी देर तक जो है उसको हम धीरे धीरे बंद करेंगे तो वो ठीक है। तो वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए ग्रेटर देन 2L/C। तो L इज द लेंथ ऑफ द पाइप एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव जो ट्रेवल कर रही है, उनकी वेलोसिटी कैलकुलेट की हुई है, तो उससे कम होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब उससे ज्यादा होना चाहिए टाइम। ठीक है, मान लो 2L/C मान लो 100 सेकंड है, तो वाल्व क्लोज करने के टाइम जो है 100 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 120 150 हो, तो वो ग्रेजुअल क्लोज होगा। ठीक है ना, वाल्व शुड बी क्लोज्ड ग्रेजुअली। ठीक है ना,
दूसरा वेलोसिटी जो है फ्लोइंग फ्लूइड की वो लिमिट्स में होनी चाहिए, एक प्रिवेंशन ये कर सकते हैं। पाइप का मटेरियल सुटेबल होना चाहिए, वो सब चीज़ें ध्यान में रखें कि किस तरह का फ्लूइड है, कितना प्रेशर है, कितना वेलोसिटी है, और वाटर हैमर इफेक्ट आ भी जाए तो वो बियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसके अलावा, इन सब के अलावा प्रेशर रिलीफ वाल्व्स, हमें प्रेशर रिलीफ वाल्व्स भी बीच बीच में प्रोवाइड करने चाहिए ताकि हाई प्रेशर क्रिएट हो तो रिलीफ वाल्व्स के थ्रू वो प्रेशर रिलीज होता रहे। और एक होता है डैम्स वगैरह में, इनमें हम यूज करते हैं, या जब बहुत ज्यादा बड़ी पाइप्स होती हैं उनमें सर्ज टैंक्स यूज करते हैं। सर्ज टैंक इज नथिंग बट एक जिस तरह से पाइपलाइन है ये आगे जा रही है, इसके बीच में क्या करेंगे, एक वर्टिकल पाइप, ठीक है ठीक है, वो कर देंगे, और एक टैंक जो है मान लो यहाँ पर हमने बना दिया, तो इस तरह से वो जो प्रेशर वेव जो वापस आ रही है कुछ इसमें चली जाएंगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर्ज टैंक, ठीक है। तो आगे कोई बड़े टैंक से इसको हम जोड़ दें ताकि वापस आते हुए वो कुछ उसमें लॉस्ट हो जाए। तो ये प्रिवेंशन है वाटर हैमर के। तो एक इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होता है हमारा, एक तो ये बताना कि वाटर हैमर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, नॉकिंग इन पाइप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से वाटर हैमर हो रहा है, और उसके प्रिवेंशन के तरीके क्या है। तो इस पूरा क्वेश्चन आएगा तो ये सारा का सारा 10 नंबर में आ सकता है, ठीक है। अगर 2 नंबर की डेफिनेशन भी आ सकती हैं ये, या 4 नंबर के फैक्टर्स पूछ सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 10 नंबर से लेके 2-4 नंबर तक का भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये पाइप का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोजल्स। ओके।